अस्सलाम वालेकुम, आदाब टू एवरीवन। काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन अभी हुई है। मैं पूरा सेशन अटेंड किया इससे पहले का, बहुत अच्छा था एंड कुडोज टू द स्पीकर। मगर एक गुजारिश होगी कि आप लोग जो हैं वो इंटरैक्टिव बनाएं सेशन को, ताकि हमें और भी क्वेश्चंस मिलें, हम भी चैलेंज हों, आप भी चैलेंज हों, और सुनने वालों को और भी, और देखने वालों को और भी चीज़ों का अंदाज़ा हो। तो मेरी भी ये कोशिश होगी कि मैं आप लोगों को पोक करता रहूं और पूछता रहूं, और आई बी रियली हैप्पी कि आप लोग भी पार्टिसिपेट करें इसमें। तो मेरा नाम अदील है, मैं माइक्रोसॉफ्ट के साथ पिछले 1 डेढ़ साल से काम कर रहा हूँ, मगर एज ए माइक्रोसॉफ्ट एम्प्लॉय। मगर मेरा रिलेशनशिप माइक्रोसॉफ्ट के साथ तकरीबन कोई 12 साल 14 साल का है। मैंने हर तरह का यानी जो एक आपके बिजनेस लैंडस्केप में हर तरह का काम होता है वो तकरीबन करके देख लिया है पिछले 18-19 सालों में। कि मैं एक क्लाइंट साइड से भी, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी रहा हूँ, मैं क्लाइंट साइड का प्रोजेक्ट मैनेजर भी रहा हूँ, मैं बिजनेस एनालिस्ट भी रहा हूँ। तो सब तरह के एरियाज को टेस्ट कर चुका हूँ। और इसीलिए मैंने ये टॉपिक है जो कि प्रॉब्ली कुछ लोगों का मैं कुछ नाम देख रहा हूँ यहाँ पे जो मैंने पहले भी देखे थे एक डिफरेंट सेशन में। तो इसीलिए ये टॉपिक मुझे बहुत डियर है, और मैं हमेशा, मेरी पहली ख्वाहिश होती है कि मैं इसके ऊपर बात करूं। क्योंकि जहां तक पावर प्लेटफॉर्म की बात है तो हमें अंदाजा तो हो गया है, और जैसे अभी दीपेश ने भी शेयर किया इससे पहले कि इट इज अ प्लेटफॉर्म जिसपे अब आप ना सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट भी इन्वेस्ट कर रही है, बल्कि साथ साथ ऑर्गेनाइजेशंस को भी नजर आ रहा है कि ये जो है इसमें हमारी जो स्पीड है टुवर्ड्स कस्टमाइजेशन, स्पीड है टुवर्ड्स डिजिटाइजेशन, हर चीज को यानी प्रॉफिटेबल वे में, हर बिजनेस प्रोसेस को प्रॉफिटेबल करने में वो स्पीड जो है वो ट्रेडिशनल डिजिटाइजेशन के नेट ट्रेस से काफी डिफरेंट है। तो इसलिए इसकी अडॉप्शन तो बहुत अमेजिंग है। अच्छा, इसके अलावा जो चीज फ्रॉम स्टडीज पता चल रही है, जो काफी ऑर्गेनाइजेशंस ने ग्लोबली स्टडी किया, और ये सिर्फ 2020 नहीं है, ये तो मोमेंटम है जो काफी अरसे से बिल्ट होता चला जा रहा था। वो उसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है बिफोर वी एक्चुअली डाइव के और डिटेल में देखें कि क्या यानी पावर प्लेटफॉर्म जरूरी क्यों है, और अडॉप्शन के ऊपर जो है वो हमारी तवज्जो क्यों जरूरी है। नॉट एज जस्ट एज एन इंडिविजुअल कि हम एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर भी उसको सोचें, बल्कि जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में रोल है उनको भी सोचना पड़ेगा। खुसूसन आईटी वालों को तो बहुत जरूरी है ये सोचना कि ये किस तरह इन्होंने मैनेज करना है और सक्सेस बनाना है इसको। तो उसमें जो कपल ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं, इन्हें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं जो हमें इंडस्ट्री से पता चल रहे हैं, एक तो ये है, अगर आप यहाँ देखें तो ये कहता है कि जी 500 मिलियन न्यू एप्स की इन्हें एक्सपेक्टेशन है अगले 5 साल में बिल्ड होंगी। शायद कोविड की वजह से शायद ये और ज्यादा तेज हो चुकी हो अब। और जो ग्रोथ है वो भी ऑब्वियसली हम सब जानते हैं कि वो अब जो है वो ज्यादा मोबाइल्स पे फोकस है। मोबाइल फर्स्ट एक्सपीरियंस सबसे पहले मोबाइल पे बनती है कोई चीज, क्योंकि लोगों का भी हमें अंदाजा है कि वो मोबाइल के अडॉप्शन में आसान समझते हैं, मोबाइल पे किसी भी चीज को यूज करना आसान समझते हैं। तो ये तो होता चला जा रहा है, ठीक है, और ये पेस चलता ही चला जाएगा। अब इसमें ऑर्गेनाइजेशंस कहाँ फंसी हुई हैं? ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ फंसी हुई है कि हमारे पास वो जो आईटी डिपार्टमेंट है या जो सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट है, वहां तो कैपेसिटी वही है, या उसमें 5 से 10% का इजाफा हो गया है। इससे ज्यादा तो कोई ग्रोथ नहीं हुई है और ना हो सकती है, क्योंकि ये ह्यूमनली भी पॉसिबल नहीं है कि आप अचानक से जो है वो आप कोई लाखों की तादाद में या हजारों की तादाद में इंजीनियर्स भर्ती कर लें। तो वो भी नहीं हो सकता। तो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक ये इमीडिएट चैलेंज है सामने, जो कि उन्हें और बिजनेस प्रोसेसेस ऑटोमेट करना पड़ेंगे, यानी उनको अपने जो तौर तरीके हैं उन्हें डिजिटाइज करना पड़ेगा, ये पेपर बेस्ड काम छोड़ने पड़ेंगे, और तेज करना पड़ेगा अगर मार्केट में रहना है, कंपेटिटिव रहना है। आज के अभी हमें कोविड ने इसने अच्छा खासा सबक सिखा दिया है कि जिन इंडस्ट्रीज की कैपेसिटी नहीं थी, या जो कंपनीज हम कहती थी कि हमें हमें वेबसाइट नहीं चाहिए, हमें जो है वो फेसबुक के ऊपर कोई मोनेटाइजेशन नहीं करनी, कोई मार्केटिंग नहीं करनी, हमें जो है वो कोई यानी कोलैबोरेशन का टीम्स टाइप का कोई चैनल नहीं चाहिए जिसपे हम सब बैठ के बात कर सके, हम तो फेस टू फेस सबको ये सब कुछ करना पड़ा, और हमने शायद 10 साल की जो डिजिटाइजेशन थी वो पिछले 8-9 महीने में कवर कर ली। तो अब इस सब चीजों का, इन सब प्रॉब्लम्स का हल क्या है? तो हल तो ऑब्वियसली सबको यही समझ आया कि भाई लो कोड नो कोड एक आसान इन्वायरमेंट, जहां पे ना सिर्फ वो जिन्होंने स्टडीज कंप्यूटर साइंसेज में की है वो आ सकें, बल्कि वो लोग भी उसमें अडॉप्ट कर सकें जो कि
जो कि ये सब कुछ नहीं जानते। शायद वो अपने बिजनेस प्रोसेस को, अपने काम को, अपनी अपनी नौकरी के हद तक जो भी उन्हें करना है, क्या डॉक्यूमेंट बनाना है, किसको भेजना है, किससे लेना है, किस पे अप्रूवल है, ये सब बहुत अच्छे से समझते हो, मगर शायद ये ना समझते हो कि इसको अगर मैंने डिजिटाइज करना है तो क्या करना है। और वहां बहुत से लोग फंस जाते हैं, और उसमें ऑब्वियसली आईटी इंडस्ट्री भी फंस जाती है, टेक्नोलॉजी टीम भी फंस जाती है कि उनके पास और बड़े मसले होते हैं हल करने के लिए कि वो हर मसले को हल नहीं कर सकते। और ऑब्वियसली यहीं पे जो है वो लो कोड नो कोड प्लेटफॉर्म की इर्तिका भी हुई और साथ साथ इसकी अडॉप्शन भी हो रही है। मगर एडॉप्शन से पहले अगर हम अपनी आज के आईटी इंडस्ट्री के लैंडस्केप को देख लें कि चल कंपनीज में चल क्या रहा है, तो उधर तो एक और ही नया माजरा है। हम जानते हैं कि, और हम सब ने जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी काम भी किया, उन्होंने ये एक्सपीरियंस कर लिया होगा कि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जो अपनी हद में एक बहुत स्ट्रांग, बहुत पावरफुल होते हैं, और वो खड़े होते हैं इंडिविजुअली। उनका जैसे अगर फाइनेंस का एक प्रोसेस है, तो उसका ना एचआर से कोई लेना देना है, ना कोई उसका कलेक्शन से है, ना कोई रिटेल से है, ना कस्टमर से, उसका कोई लेना देना ही नहीं होता। बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ जो है अपनी हद में एक बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से खड़ा होता है और ग्रो करता चला जाता है। हेलो एनवायरनमेंट में पिलर्स हैं, इंडिविजुअली खड़े हैं, अकेले अपनी हैसियत में खड़े हैं, मगर मिल के कुछ नहीं कर सकते, और उन्हें ऑब्वियसली आपको मिलाना जुलाना भी बहुत मुश्किल काम हो जाता है। अच्छा, अब इनमें इन्हीं पिलर्स में एक और मसला होता है। इन पिलर्स में कुछ ऐसे पिलर्स निकल आते हैं, कुछ ऐसे प्रोसेसेस निकल आते हैं जो बाबा आदम के जमाने के होते हैं, जिनका हमें होता है कि ये यार हैं क्या, क्यों बने थे, किसने बनाए थे, अगर इनको छेड़ दिया तो उससे क्या होने वाला है। तो अब इनको क्या किया जाए, वो भी अपनी साख में खड़े रहते हैं, उनको हम जो है वो इधर उधर उनके आसपास रह के उन्हें मैनेज करने की कोशिश करते रहते हैं, मगर छेड़ने से हम ऑब्वियसली कतराते भी हैं और डरते भी हैं। अच्छा, ये सब चल रहा है, इसमें नए प्रोसेस भी आते हैं, नए प्रोसेस आने के बाद ये फाइनेंस जो है वो एक्सेल में कुछ बनाना शुरू करती है, और बनाते 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 कुछ सालों में वो ये खुद ही अपना इकोसिस्टम बन जाता है कि उसमें इनवॉइस भी आ रही है, तो उसमें जो है वो कलेक्शन की भी मेंटेनेंस हो रही है, उसमें एजिंग भी कैलकुलेट कर रहे हैं। वो सब करते करते वो आप खुद ही एक अपना ही इंटरनल इकोसिस्टम क्रिएट कर लेता है कि वो पूरा एक्सेल के इर्द गिर्द उनके तमाम प्रोसेस चलना शुरू हो जाते हैं। अब ये सब कुछ हो रहा है जब आपकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है वो बाकायदा केपीआई है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है खास डिपार्टमेंट की। तो अब इधर इधर पहुंच के आप ये सोचिए एक मिनट के लिए कि अगर यही सब काम अब हर कोई करने लगे ऑर्गेनाइजेशन में, यानी जो हमारे भाई और बहन रिसेप्शन पे बैठे हैं वो भी ऑटोमेशन कर सकते हैं, जो सीईओ हैं वो भी कर सकते हैं, और जो आईटी वाला है वो तो कर ही रहा है, तो कंट्रोल कितना मुश्किल हो जाएगा। और इसी वजह से एडॉप्शन जो है वो एक चैलेंज भी है। हम देखते हैं बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन में आज जिनके पास पावर प्लेटफॉर्म का लाइसेंस है, वहां आईटी और कंप्लाइंस पहले ही कह देती है मत जाओ, रुक जाओ, क्योंकि अभी जब वो एक छोटे से यानी डिपार्टमेंट में जो कि बड़े कंट्रोल एनवायरनमेंट में रहता है, उधर ही इतने मसाइल थे, तो अब अगर हम सबको इंगेज कर देंगे, सबको ले आएंगे, तो वो मसाइल जो है वो बढ़ते चले जाएंगे। और इसीलिए पावर प्लेटफॉर्म की साथ साथ जो है वो एडॉप्शन को पे गहरी निगाह रखना और उसको एज अ जर्नी लेके चलना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब इसकी जर्नी चलती कैसे है, लेट मी क्विकली स्किप वन स्लाइड, मैं एक स्लाइड छोड़ दूंगा क्योंकि मेरा नहीं ख्याल है उसकी जरूरत है, और विल मूव फॉरवर्ड। एक दीजिएगा। अच्छा, तो इसको हम स्किप करते हैं और इस पर आ जाते हैं। तो अच्छा, मैं इसे कहता हूं कि ये एक 3 E's एडॉप्शन स्ट्रक्चर है, जो हमारे एक माइक्रोसॉफ्ट में कोलीग हैं जो इसी तरह की कॉन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा इंगेज होते हैं मेरे साथ। तो हम दोनों ने जब स्टडी की बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस में, उनके सवाल जवाब के सेशंस में गए, उनके साथ बैठे, उनके मसाइल देखे, तो हम दोनों ने एक अंदाज़ा लगाया कि जो ऑर्गेनाइजेशंस इन 3 E's को अडॉप्ट करती हैं, इनको सही तरह से एक बाकायदा मरहला समझ के मैनेज करती हैं, वो तो पावर प्लेटफॉर्म के 200 यूजर से अचानक से 2000 यूजर पे पहुंच जाती हैं। मगर जो नहीं करती वो 2 यूजर्स के साथ शायद 5 पे पहुंचती हैं और वहीं पे रुकी रहती हैं, और कंप्लायंस और टेक्नोलॉजी के साथ हम अपना सर लड़ाते रहते हैं कि भाई ये चीज जो है वो आपकी मुश्किलों को आसान करेगी, वो कहते हैं नहीं करेगी, और ये माजरा जो है वो ऐसे का जू का तू ही रहता है और आगे नहीं बढ़ता। अच्छा, वो 3 E's क्या हैं? वो हैं इवेल्युएट, इस्टेब्लिश और इम्ब्रेस। अब इसको हम आहिस्ता आहिस्ता करके देखते हैं कि ये तीनों में करना क्या है।
तो ये 3 ईज़ के अलावा जो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है ना यहाँ पर, वो है कि इन 3 इवैल्यूएट यानी हमने इनको जज करना है, समझना है, टूल को सही मायनों में अंदाज़ा लगाना है कि क्या हम उस जगह हैं अगर कि हम इसको स्टार्ट कर सकें। अगर नहीं है तो हम कैसे अपने लोगों को, ऑर्गेनाइज़ेशन को उस लेवल पे आ सकें। इसको हम करते हैं 3 पिलर्स के साथ कंपेयर कि भई ये हमारे 3 पिलर्स हैं, कॉम्पिटेंस, अ, वैल्यू और साथ-साथ गवर्नेंस। हम हर लम्हे पर इन तीनों मरहलों में इन 3 जो हमारे की पिलर्स हैं या जो की इंडिकेटर्स हैं कि क्या हम सही डायरेक्शन में, और मैं अगर हिंदी का वर्ड यूज़ करूँ, क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, तो वो हमें ये आसानी कर देंगे, और हमें अगर हम नहीं जा रहे हैं तो वापस आने में आसानी करेंगे, और जा रहे हैं तो हमें और स्ट्रेंथन करेंगे, हमें हिम्मत देंगे कि हाँ, हम ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं। अच्छा, वो क्या है? कॉम्पिटेंस जो है वो ऑफ कोर्स के लोगों की सलाहियत, हमें सलाहियत पर एक खास तवज्जो रखनी है थ्रू आउट दिस जर्नी। और फिर क्या ये सलाहियत जो है वो किसी बिजनेस वैल्यू में टर्न हो सकती है या नहीं। आखिर बात तमाम बिजनेस की क्या है, और इसको मैं बड़े आसानी से, आराम से कहूंगा कि देखें, जो भी सॉल्यूशन हो, चाहे वो कितना शानदार हो, जो भी प्रोसेस हो, चाहे वो कितना शानदार हो, अगर वो आपकी कंपनी को डॉलर वैल्यू नहीं देता, वो सॉल्यूशन कंपनी के लिए बेकार है। अब ये डॉलर वैल्यू कभी-कभी ऐसे होती है कि आपको इमीडिएटली प्रॉफिट रेवेन्यूज में रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देती है, और कभी ये ब्लू डॉलर वैल्यू भी हम कहते हैं इसे, कि वो आपको दिखती नहीं है, मगर आपको पता होता है कि कल आपके जो है वो एक काम करने के लिए 10 लोग लगे हुए थे, आज अचानक से 5 लगे हुए हैं, और वो जो बाकी 5 हैं वो और अच्छा उससे दूसरा काम कर रहे हैं, जो रेवेन्यू ला रहा है। तो ये दोनों तरफ से ब्लू डॉलर वैल्यू को और डॉलर वैल्यू को हमेशा देखना है। तो आपके भी हर स्टेज पे, हर मरहले पे, एडॉप्शन के हर मरहले पे हमें ये वैल्यूएट करना ज़रूरी है कि क्या हम इससे कोई रियल बिज़नेस वैल्यू, कोई ऐसा काम जिससे हमारी स्पीड बढ़ रही है, जिससे हमें पैसे बच रहे हैं, जिससे हम पैसे ज़्यादा कमा रहे हैं, वो हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा पिलर है हमारा गवर्नेंस का। क्योंकि ये एक नया प्रोसेस है, नया मरहला है, और हम इसमें जब बात कर रहे हैं तो हम कोई 30-40 डेवलपर्स की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं, अगर 25,000 लोगों की ऑर्गेनाइजेशन है तो 25,000 लोगों को ये सलाहियत होना चाहिए कि वो अपने हिसाब से, अपने इंडिविजुअल लेवल पर, या वो अपने जो है वो क्या नाम है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल के ऊपर जो है वो ये काम कर सकें, और वो इस चीज़ को एडॉप्ट कर सकें। तो गवर्नेंस जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, और हमें ये साथ-साथ देखना है कि गवर्नेंस किस तरह से हमारी जो है वो साथ चलती चली जाएगी। अच्छा, अब आ जाते हैं इवैल्यूएट के ऊपर, कि इवैल्यूएट की स्टेज पे क्या वो 3 इंपॉर्टेंट टास्क हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी टीम को ज़रूरी हैं कि वो ये कर सके, अगर वो पावर प्लेटफ़ॉर्म की एडॉप्शन को सक्सेसफुल बनाना चाहती है। अच्छा, मैं एक क्विक पॉज़ लूँगा ताकि आप लोग पढ़ सकें, और फिर दोबारा स्टार्ट करेंगे। और उससे पहले भी एक, अगर अगर कोई क्वेश्चन अभी तक, कोई सवाल, कोई सोच जो आप लोग शेयर करना चाहें? अदील, हमारे पास अभी चैट में तो कोई क्वेश्चन नहीं है, और मैं सब अटेंडी से कहूँगा आप क्वेश्चन चैट में भी ड्रॉप कर सकते हैं, और अपना हैंड रेज भी कर सकते हैं ऊपर जो हैंड आइकॉन है उससे। तो अदील आपको उसके बाद अटेंड कर लेंगे। थैंक यू सो मच। ओके जी, तो हम दोबारा रीस्टार्ट करते हैं। तो जिसमें हमें जाँचना है कि ये प्रोडक्ट हमारे काम की है, हमारे यहाँ चलेगी, नहीं चलेगी, वो उसकी क्या 3 स्टेजेज़ हैं और क्या 3 एक्शन्स हैं जो हमारे लिए लाज़मी हैं। अगर ये आप ये नहीं करेंगे, एंड मैं अगेन अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि हमने बहुत सी ऑर्गनाइज़ेशन में देखा है जिनके यहाँ बहुत इंटेंट थी, जिनकी मैनेजमेंट चाहती थी कि अडॉप्ट करें, मगर वो आज तक स्ट्रगल कर रहे हैं, वो नहीं लेके चल सके। और जिन लोगों ने ये किया, वो बड़े आसानी से आगे लेके चलने में कामयाब हो गए। तो सबसे पहला काम तो है बिल्डिंग अ कॉम्पिटेंस चैंपियन, यानी कि आपने टेक्नोलॉजी टीम में से, बिजनेस टीम में से कुछ ऐसे लोग चुनने हैं जिनको आपने एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, जिम्मेदारी देनी है। भाई देखो, तुम हो, तुम्हारे साथ ये बंदा है, इन लोगों ने मिलके एडॉप्ट करना है, अंडरस्टैंड करना है पावर प्लेटफॉर्म में क्या हो रहा है, ये 4 सर्विसेज क्या करती हैं, हम डेटा सर्विस, डेटावर्स को, सीडीएस को कैसे यूज कर सकते हैं। तो कॉम्पिटेंस बिल्डिंग जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, और उसको साथ साथ चलाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आप कॉम्पिटेंस चैंपियन आइडेंटिफाई करते हैं। ये आपकी एक टीम होना चाहिए 2 से 3 लोगों की, जिसके अंदर आप 2 से 3 लोग जो हैं उनकी जो है वो सुबह शाम
सिर्फ और सिर्फ उनको यानी, और मैं कहता हूँ कि उनके जो है वो ख्वाब में भी पावर प्लेटफॉर्म को आना चाहिए। तो वो उस इस हद तक आपको उनको जो है वो बार-बार इस तरफ लेके जाना चाहिए। अच्छा, साथ-साथ क्योंकि मैंने कहा कि बिज़नेस यूज़र्स को भी एंगेज करें, तो बिज़नेस यूज़र्स को एंगेज करके उनके इम्पोर्टेंट सीधा-सीधा मसाइल, कि अगर एक फाइनेंस है वो कहती है कि यार मेरे पास जो है वो 50 रोज़ इनवॉइसेज़ आती हैं और 50 इनवॉइसेज़ को खोल के मुझे देखना पड़ता है कि उसमें क्या लिखा है, किस वेंडर ने भेजी है, अगर पैसे सही है, नहीं है, क्या ये मैं खुद प्रोसेस कर सकती हूँ या मैनेजर को भेजूँ उसके अप्रूवल के लिए? ये सब बातें अगर उसे नहीं, अगर वो रोज़ कर रही है या कोई रोज़ कर रहा है, तो हम उसको पिक कर सकते हैं कि अच्छा ये एक प्रॉब्लम है, इसमें उनके 2 घंटे 3 घंटे लगते हैं, ये हमारा एक यूज़ केस हो गया। मगर एक यूज़ केस पे रुकना नहीं है, हमें 4 से 5, 5 से 10 यूज़ केसेस को एस्टेब्लिश करना है, ताकि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बिज़नेस जस्टिफिकेशन हो, जब हम मैनेजमेंट के पास जाएँ, जब हम इंटरनल टीम्स के पास जाएँ। वो फाइनेंस मैनेजर की अगर मैं एग्ज़ाम्पल लूँ, तो उनके मैनेजर, उनके सीएफओ के पास जाएँ और कहें, देखें जी, आपकी टीम के ये मसले हैं, हम आपकी टीम में से कुछ लोगों को अपनी पावर प्लेटफ़ॉर्म कम्युनिटी में इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं, ताकि वो हमारे साथ मिलके इस मसले को डॉक्यूमेंट करें और हम इस मसले को कैसे देखें कि कैसे हम इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं या हम इसको तेज़ लेके जा सकते हैं। तीसरी चीज़ जो आईटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है टू बिल्ड स्टैंडर्ड ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑफ सीओई, कि सीओई इज़ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। अब और इस सेशन में मैं आप लोगों को दिखाऊँगा भी कि सीओई क्या है और क्या ऑफरिंग करती है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एक ऐसा वर्चुअल इदारा होगा आपकी ऑर्गेनाइजेशंस में और बन जाता है, जिसका पर्पस ही ये होगा कि आपके यहाँ जो अगर 50 एम्प्लॉइज़ हैं, 2000 एम्प्लॉइज़ हैं, 2 लाख एम्प्लॉइज़ हैं, इन सब का पावर प्लेटफ़ॉर्म एडॉप्शन अच्छे से हो जाए। पावर प्लेटफ़ॉर्म हमें वो बिज़नेस वैल्यू रिटर्न करे जो उसने वादा किया है, और साथ-साथ जो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है कि कहीं कोई डेटा गलत ना चला जाए। अगर कोई यूज़र नया प्रोसेस लेकर आ रहा है, तो उसको कोई वेरिफिकेशन हो जाए उस प्रोसेस की, कि उसमें कहीं हमारा डेटा ना चोरी हो जाए, कहीं कोई डेटा लीकेज ना हो, कहीं कोई मिसयूज़ ऑफ इन्फॉर्मेशन ना हो, कोई जो है वो होशियारी ना दिखा दे, तो उन सबको भी वो साथ-साथ टैप करते रहें। तो ये गवर्नेंस है और इसके कुछ मेथड्स हैं जिनको आपको साथ-साथ समझना पड़ेगा। अगर आप इन तीनों में से कोई भी एक स्टेप छोड़ देते हैं, तो वो आगे जाके आपके एडॉप्शन को मुश्किल करता है। ये और अगर हम देखें तो ये हमारा भी क्या कर रहा है, ये हमारा कैपेबिलिटी को कन्वर्ट कर रहा है कि हम कैपेबल होते जा रहे हैं। ये हमारी जस्टिफिकेशन ला रहा है कि जी हमारे पास यूज़ केसेस हैं जो हमें आगे लेके चलना है, और ये हमें बता रहा है कि क्या अगर जब कुछ गलत जाएगा तो हमें उसे कैसे सँभालना है। इवैल्यूएट स्टेज में अगर ये तीनों आपकी एक्टिविटीज़ नहीं होती सही से, तो आप रेडी नहीं हैं नेक्स्ट स्टेज पे जाने के लिए। और इस बात को हमें बार-बार अपने आप को रिमाइंड करते रहना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि ये हम 3 काम कर लें। अच्छा, जब ये 3 काम हो जाएँ, तो फिर हम नेक्स्ट स्टेज में जाते हैं, जिसे हम कहते हैं एस्टेब्लिश स्टेज। एस्टेब्लिश स्टेज में ये है कि अब हमें साबित करना है कि ये प्लेटफ़ॉर्म ही हमारे मसाइल का हल है। और अगेन ये वर्ल्ड हंगर नहीं सॉल्व कर रहा, ये आपकी बिज़नेस के मसाइल हल करेगा। तो यही सॉल्यूशन है, यही हमारा रोड मैप है, और इसी से हमें आगे जो है वो अपने बिज़नेस प्रोसेसेस को ऑप्टिमाइज़ करने और ये डॉलर वैल्यू इंक्रीज़ करने में मदद मिलेगी। अब इसमें 3 क्या स्टेज हमने करनी है, तीनों स्टेज अगर हम देखें कॉम्पिटेंस, वैल्यू और गवर्नेंस के हवाले से, तो अब हम अपनी जो कॉम्पिटेंस है उसे हम बढ़ाना शुरू करेंगे। मैंने कहा यहाँ पे कि हमने फाइनेंस की टीम को पिक किया, हमने फाइनेंस के यूज़ केसेस उठा लिए, ठीक? अब हम यहाँ पे उन फाइनेंस के यूज़र्स को कहेंगे कि देखें जी, ये वो ज़माना नहीं है कि जहाँ आप आए, आपने कहा ये मुझे कल चाहिए था, आज तक नहीं हुआ है, आईटी बना दो। आईटी गई, दौड़ लगाई, उसने समझने की कोशिश की, आपने कहा था दरख्त बनाना है, आईटी जो है वो पत्ता बना के ले आई। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप हमारे साथ जुड़ें, हमारे साथ बैठें और हमारे साथ बैठकर साथ समझें भी कि आपने इसमें कैसे, ये कैसे बन सकता है, कैसे कर सकते हैं। तो उन सिटीज़न्स को जो कि नॉन आईटी बैकग्राउंड के लोग हैं, उन्हें हम कॉम्पिटेंस चैंपियंस के साथ इंक्लूड करें, उनको साथ लेकर आएँ, उनको समझाएँ, देखें जी ये पावर ऐप है, ये पावर ऑटोमेट है, इसमें आप ये कर सकते हो, उसमें आप ये कर सकते हो, और साथ-साथ उनको उन फर्स्ट फ्यू यूज़ केसेस के ऊपर भी अपने साथ लगाएँ, ताकि वो हमारे साथ उस जर्नी का पार्ट बन सकें। अब यहाँ जर्नी का पार्ट बनने का फ़ायदा क्या है? बड़ा सिंपल है कि जर्नी का पार्ट बनने का फ़ायदा ये है कि उनको भी उसकी वैल्यू प्रोपोज़िशन इमीडिएटली समझ आ जाएगी। और जब एक रोज़मर्रा जो आदमी हैंडल कर रहा होता है ना जो चीज़, उसको जब वो चीज़ समझ आती है कि यार मैं तो ये इनवॉइस नहीं, मैं तो ये अपने एचआर वेकेशंस में भी लगा सकता हूँ यार, ये तो मैं इसमें भी लगा सकता हूँ।
तो वो प्रोसेसेस को एक्सपेंड करने में आसानी होती है और नए-नए डिफरेंट बिज़नेस प्रोसेसेस को ऑटोमेट करने में भी आसानी हो जाती है। तो आईटी को या सीओई टीम को या आपकी जो चैंपियंस हैं, उनको दौड़ें नहीं लगाना पड़ेंगी बिज़नेस के पास बार-बार ढूँढने के लिए कि क्या करना है, क्या नहीं करना। बल्कि उनको एक ऑलरेडी एक टीम मिल जाएगी जो कि उसकी वैल्यू समझेगी और साथ-साथ करना शुरू करेंगे। एंड ऑफ कोर्स आखिरी बात के जब हम लोग खुद कुछ कोई चीज़ करते हैं तो हमारी ओनरशिप बढ़ जाती है। हम कहते हैं यार बिज़नेस ओन करने लगता है, फिर वो सिटीज़न डेवलपर ओन करेंगे उसे कि हाँ यार ये अच्छा है तो मैंने किया है, बुरा है तो हाँ मैं इसको इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो वो उसमें एक आपके साथ बहुत अच्छी एंगेजमेंट हो जाती है। फिर आता है वैल्यू प्रोपोज़िशन से कि अब हमने सिर्फ़ बातें ही नहीं करनी, काम भी करना है। तो काम को एक्चुअली दिखाना, वो इंग्लिश की कहावत है सीइंग इज़ बिलीविंग राइट? कि अब वो चलता हुआ देखिए, वो जो 50 इनवॉइसेज़ आ रही थी, अचानक से अब वो ऑटोमैटिकली खुद ही हो रही हैं और अकाउंटेंट जो है वो उसके पास ज़्यादा टाइम है। अब अकाउंटेंट जो है वो मसले-मसाइल ज़्यादा देख रहा है, एरर्स को ज़्यादा आइडेंटिफ़ाई कर रहा है, ना कि वो इनवॉइस से डेटा एंट्री करने के लिए बैठा हुआ है। तो वो डिप्लॉयमेंट ऑफ दोज़ यूज़ केसेज़ इज़ आल्सो वेरी क्रिटिकल। जब ये डिप्लॉयमेंट हो जाएगी, ब्लू डॉलर वैल्यू कॉस्ट कटिंग और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस इंप्रूवमेंट ये सारी चीजें आपको ये सारे जो इंपॉर्टेंट केपीआईज होते हैं जो आपकी तवज्जो इमीडिएटली यानी आपकी मैनेजमेंट की तवज्जो इमीडिएटली ले आते हैं वो उनको ये हिट करना शुरू कर देंगे तो आपको दिखाने में और समझाने में बात आसान हो जाएगी। अच्छा और तीसरे लेवल पे जब हम आते हैं सीओई की तरफ जो कि गवर्नेंस का हमारा ट्रैक है तो अब हमें सीओई को एक्सपेंड करना है। अब ये बात सिर्फ वही बात है कि ये कॉन्सेप्ट्स की नहीं रही है, अब हमें समझना है कि यार सीओई को डिप्लॉय कैसे करें? इस को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को इस कंपनी के अंदर चलता हुआ कैसे यूनिट बनाएँ? उसके साथ-साथ जो हमारे पास डेटा लॉस प्रोटेक्शन है, उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? ये जो अब हमारे सिटीज़न डेवलपर आते चले जा रहे हैं, जो हमारे पास नए लोग आएँगे, ऑब्वियसली आप अगर फाइनेंस के 4 लोगों को सिटीज़न डेवलपमेंट में ट्रेन करेंगे तो 5वां खुद से उठकर आएगा और कहेगा कि यार आप मेरे से क्या दुश्मनी है? मुझे भी इंक्लूड करो। तो उनको कैसे हम मैनेज करें, कैसे उनकी प्रोफाइल इनेबलमेंट करें, तो ये सारे काम आपकी एक्सपेंशन के लिए आपको रेडी करना शुरू कर देंगे। एज़ एन आईटी डिपार्टमेंट, सीओई डिपार्टमेंट, कंप्लायंस डिपार्टमेंट आपके पास एक अच्छा यूज़ केस आ जाएगा, अच्छे एक छोटा-सा सेट आ जाएगा, जिसमें आप अगर गलती करें भी तो उसकी गलती का मार्जिन होगा आपके पास कि हाँ, ये 4 लोगों में अगर मैंने कोई डेटा लॉस प्रोटेक्शन का सही इस्तेमाल नहीं किया, कोई बिज़नेस कंडक्टर था उसको नहीं दिया एक्सेस, तो वो सारी बात आपको आसानी से पता चल जाएगी विद द मिनिमम रिस्क और मिनिमम इम्पैक्ट। तो वो आपको जो है यानी इसमें आपकी लर्निंग भी और साथ-साथ एस्टेब्लिशमेंट प्रैक्टिसेस की भी एडहेरेंस होना शुरू हो जाएगी ऑर्गेनाइजेशन में। अच्छा फाइनल पार्ट आता है एम्ब्रेस का। अब ये पार्ट है जिसमें आप कहते हैं कि जी अब तो हमने जो है ना पूरी ऑर्गेनाइजेशन में फैलाना है। इसमें क्या करना है? ऑफ कोर्स इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है फुल ऑर्गेनाइजेशन एडॉप्शन एंड इनेबलमेंट प्लान कि हम कैसे ट्रेनिंग्स अरेंज करेंगे, कैसे हम डिपार्टमेंट बाय डिपार्टमेंट एक्सप्लोर करते चले जाएँगे, इनेबल करते चले जाएँगे, उनको बताते चले जाएँगे। रिपीट द सक्सेस ऑफ पीओसी एंड पायलट ऑफ यूज केसेस। अच्छा ये जो आइटम है ना ये डायरेक्टली रिलेटेड है किससे? इससे बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन में हमने देखा उन्होंने शुरू में 2 यूज केसेस लेकर आए। उन्होंने कहा जी माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट हमारे पास 2 यूज केसेस हैं, हमें लगता है कि ये पावर ऑटोमेट पावर ऐप से हो सकते हैं, हमारी हेल्प करें। हम भी कूद गए, पार्टनर भी कूद गए, 2 यूज केसेस किए, यूज केसेस चलना शुरू हुए, बात खत्म हो गई। ना उनके पास अगले यूज केस थे, ना हमारे पास कोई अगला रीजन था जाके उनको बताने का कि जी अब एक्सपेंड तो करो इसको। तो एक्सपेंशन रुक जाती है। ये ही इसीलिए यहाँ इंपॉर्टेंट है कि आप अपने पास इनिशियल यूज केसेस का सेट लंबा बनाएं। आप जो ना ऑटोमेटिकली एक यानी जिसे हम कहते हैं कि आप जो है वो एक एक लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज या आप जो है ना बैकलॉग बनाएं, तैयार करें ताकि जैसे जैसे एक एक यूज केस सॉल्व होता जाए आपके पास दूसरा इमीडिएटली ऑप्शन हो, टारगेट हो, ऑब्जेक्टिव हो कि अब हमने ये करना है, अब हमने ये करना है और दैट विल मेक श्योर कि जब आप फुल ऑर्गेनाइजेशन एडॉप्शन में जाएंगे क्योंकि ऑब्वियसली लाजमी नहीं है कि हर कोई इसको जो है वो खुले दिल से और विद वाइड आर्म ओपन एक्सेप्ट करेगा कि जी बिल्कुल मैं तो ये सब करने को तैयार हूँ। क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा भी लगेगा कि जैसे उनके ऊपर अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है तो वो आपके पास जो है थोड़ा सा टफ टाइम भी देंगे आपको। तो अगर आपके पास रीजंस होंगे उनके मसाइल हल करने के लिए तो उनकी एडॉप्शन भी आसान हो जाएगी। अगर आप सिर्फ ये कहेंगे कि नहीं जी आ जाओ सीख लो, तुम भी डेवलपर हम भी डेवलपर, तो कोई भी नहीं आएगा। अगर आप ये कहेंगे कि नहीं जी आ जाओ सीख लो, देखो तुम 4 घंटे इसमें टाइम जाया करते हो, ये तुम्हारा काम आधे घंटे में हो जाएगा, तो वो कहेंगे हाँ अब मेरे पास भी इसमें कुछ है, मुझे भी कुछ मिल रहा है, वो आगे जाएंगे। एंड ऑफ कोर्स फाइनल इसके सीओई को जो है वो वाइड स्केल पे एग्जीक्यूट करें, उसके प्रोसेसेस को चलाएं और एग्जीक्यूट एम्ब्रेस करें। ओके कोई कोई कास्ट के अगर अभी तक कोई क्वेश्चन कोई बात ऐसी जो समझ ना आई हो।
ओके, चैट में क्लियर है, अभी चैट में कोई क्वेश्चन नहीं है आदिल भाई। कोई और मसला प्लीज नहीं। कोई भी क्वेश्चन हो आप चैट में भी ड्रॉप कर सकते हैं और अनम्यूट करके भी बात कर सकते हैं आदिल साहब से। थैंक्स। ठीक हो, ओके। अच्छा, अब हम सीओई को जरा और डिटेल में देखते हैं कि सीओई है क्या, और सीओई जो मैं बार बार कहे जा रहा हूँ कि इतनी इंपॉर्टेंट है, इसका मकसद क्या है। तो सीओई का एक प्लेन एंड सिंपल ऑब्जेक्टिव है। सीओई का ऑब्जेक्टिव है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो पावर प्लेटफॉर्म की एडॉप्शन है वो हमें आसान बनाए, हमारे लिए इंश्योर करे कि हम जो है वो ना सिर्फ इसको एक कंटिन्यूस प्रोसेस यानी एक मुसलसल का तरीक़ाकार बना दें, और इसको एक स्ट्रक्चर वे में करें, ताकि ये ना हो कि कल को हमें डाउन द लाइन पता चले कि जी हमारा जो इम्पोर्टेंट कस्टमर का डेटा था वो तो किसी ने जीमेल पे भेज दिया जो नहीं कर सकते थे वैसे, और या कोई इनवॉइस का डेटा था वो तो उधर चला गया, या ये ना हो कि यूजर्स तो तैयार हैं उनको पता नहीं है कि कैसे एप्लीकेशन बनानी है। तो इन सारे मसाइल्स को हम जो है वो मैनेज करके और साथ लेके चलें। तो सीओई का मकसद ये है कि एक ऐसा ऐसा वर्चुअल इदारा हो, ऐसा एक एक मिक्स एंड मैश हो जिसमें बिजनेस के यूजर्स भी हो, आईटी भी हो, कंप्लाइंस भी हो, एक ऐसी टीम हो जो पावर प्लेटफॉर्म की अडॉप्शन को और उसके मसाइल को साथ साथ मैनेज करके चले। अच्छा, जो की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं सीओई के, जो कि हम अगर हम उनको स्टैंडर्डाइज करें तो ये वो 5 की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये आपकी स्ट्रेटेजी टीम होना चाहिए। स्ट्रेटेजी टीम मतलब कि ये आपका डायरेक्शन असाइन करे कि जी हमने आगे जाना कहाँ है, और हर बार बार ये देखें, ये बिजनेस वैल्यू पे जाके देखें, ये इनको पता होना चाहिए कि कैसे इसको ड्राइव करना है आगे, किस तरह हमने इसके मसाइल को रोकना है, और कैसे ऑर्गेनाइजेशन की जो डिजिटल जर्नी है, यानी वो अगर आज पेपर बेस है तो कल को वो ऑटोमेटेड होगी तो कैसे होगी, और ऑटोमेटेड के बाद वो रोबोटिक कैसे होगी, रोबोटिक के बाद वो आगे उससे आगे यानी वो कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट में कैसे डिसीजन लेगी कि क्या काम रोबोटिकली करना है, क्या काम ह्यूमनली करना है। तो वो सारे जो है, या फोरकास्टिंग है वो कैसे होगी, तो वो सारी स्ट्रेटेजी को कॉन्स्टेंटली डिफाइन करती रहे और उसके साथ अलाइन भी रहे कि कोई अगर आपका सीआईओ डिफाइन करे, सीईओ डिफाइन करे हमें यहाँ पहुंचना है तो हम कैसे उसको पहुंचेंगे। ये एक्ट करे एज एडमिन टीम के जो इन्वायरमेंट की स्ट्रेटजीज हैं, यानी गाइडलाइंस हैं, लाइसेंस मैनेजमेंट है, इंटीग्रेशन की रिक्वायरमेंट है। कुछ सिस्टम ऐसे होंगे जिसके कनेक्टर्स आपको डे वन आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाएंगे, कुछ होंगे ऐसे सिस्टम जिसका कनेक्टर ही नहीं मिलेगा, तो अब उसका क्या करना है, कैसे बिल्ट होगा, क्यों क्यों बिल्ट होगा, ये सारे क्वेश्चन आंसर्स कौन करेगा, ये सब वो सीओई करे। नर्चरिंग टीम ये आपकी मुसलसल की एक जो एक लर्निंग है और उसकी चैंपियनिंग है वो करती रहे, और बार बार लोगों को ये रिमाइंड कराती रहे कि उनकी अपनी हैसियत में, उनके अपने डिपार्टमेंट की हैसियत में इसका क्या फायदा है और वो कैसे इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर ये भी इंश्योर करे जो लार्जर ऑर्गेनाइजेशन में है कि अगर किसी एक, जैसे अगर मैं वापस अपनी कस्टम कनेक्टर की मिसाल पे जाऊं, तो अगर किसी ने कस्टम कनेक्टर बनाया है तो उस कस्टम कनेक्टर को किस तरह मैं इंश्योर करूं कि अगर कोई दूसरा डिपार्टमेंट उठकर आता है तो उसको भी मैं कहूं कि भाई ये कस्टम कनेक्टर दोबारा ना बनाओ, बल्कि ये बना हुआ है इसको यूटिलाइज करो, आर्किटेक्चर को देखूं, ये सारे काम भी करता रहूं। और अब फाइनली ऑफ कोर्स जब 2000 लोग, 2 लाख लोग ये अडॉप्शन में होंगे, काम कर रहे होंगे, तो उनके भी एक सपोर्ट सिस्टम भी होना चाहिए जो उनको सपोर्ट करे, उनको बताए कि हाँ जी आपका ये मसला है, आप देखें आप इसमें जो है वो एक्सेल का कनेक्टर यूज कर सकते हैं, आप इसको स्केड्यूल ऑटोमेट बनाएं, इसको आप इंस्टेंट क्यों बना रहे हैं। तो इस तरह के सारे हेल्प जो गाइडलाइंस जो है वो भी उनको साथ फराहम करता रहे। तो ये 5 की प्रोसेसेस हैं या 5 की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं जो हमें यानी जो सीओई ओन करेगी, और ओन करने के बाद, और ओन करती है, जैसे हमें एक अगेन पब्लिक एग्जांपल है ये स्टैंडर्ड बैंक की, जिन्होंने, साउथ अफ्रीकन बैंक है, जिन्होंने बेतहाशा, इट्स एन अमेजिंग स्टोरी, जिन्होंने बेतहाशा एप्स जो है वो बनाई, और एक छोटे से मसले से शुरू हुई थी कहानी और बहुत बहुत आगे निकल गई, और बहुत जबरदस्त उनकी एडॉप्शन की स्टोरी है। तो वहां पर भी हमें यही दिखा कि उनके पास जो उन्होंने सीओई बनाई उसने ये 5 एरियाज पे फोकस किया, और इस फोकस से वो एक ऐप से आज 150-200 के करीब प्रोसेसेस तक पहुंच गए। और वो सारे जो हैं वो आईटी ने नहीं बनाए, टेक्नोलॉजी ने नहीं बनाए, बल्कि वेरियस बिजनेस यूनिट्स ने, कहीं एचआर कूद गया, कहीं फाइनेंस कूद गया, और वो सब आके मिलके विद द हेल्प ऑफ आईटी एंड सिक्योरिटी बनाते चले गए। और ये बैंकिंग की इन्वायरमेंट की मिसाल है, जो कि अगेन अगर हम ये देखें कि जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव होते हैं इन टर्म्स ऑफ डेटा, इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, तो उन्होंने उसको अडॉप्ट भी किया और आगे लेके चले। तो सीओई का ये एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है कि वो
लेके चलती है। और अगेन मैं वहाँ यहाँ मैंने उसके स्क्रीनशॉट्स वगैरह नहीं शेयर किए, पावर प्लेटफॉर्म के यूज केसेस के अंदर उनके बारे में बहुत तफसील से डिटेल मौजूद है, और आई कैन शेयर दैट लिंक लेटर ऑन। अच्छा, अब इस सीओई को आसान कैसे बनाएं? तो अब आपको ये बातें सुन के तो लग रहा होगा, और जैसे सवालात भी नहीं आ रहे, ये लग रहा होगा कि ये तो बड़ा अदिल भाई, मुश्किल। सॉरी अदिल भाई, हमारे पास 10 मिनट्स हैं कंप्लीट रैप करने के लिए, और एक क्वेश्चन भी है। अच्छा, जबरदस्त, तो क्वेश्चन ले क्वेश्चन है लेते हैं पहले। उस्मान अहमद साहब, ही इज आस्किंग, is COE works only for big organizations? Can we use it in small business organizations? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है उस्मान। सीओई का ताल्लुक ऑर्गेनाइजेशन के साइज से नहीं है, ठीक है? तो चाहे आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 5 लोगों की हो, चाहे आपकी ऑर्गेनाइजेशन 500 लोगों की हो, 5000 लोगों की हो, कोई भी सीओई को अडॉप्ट कर सकता है। और सीओई का मकसद जो है वो अगेन वही, अगर आप वो 3 लेयर्स पे जाएं तो उसको इंश्योर करना है कि ये काम होते रहे। तो वो काम तो आपको, वो नंबर डिपेंडेंट नहीं है। हाँ, ये है कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में उसकी अहमियत बहुत बढ़ जाती है, उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आप 10 लोगों की टीम है तो उसमें तो आपके लिए आसान है ना, कि आप उठे, आपने कहा यार आप ये कर रहे हो, आप क्यों कर रहे हो, आपने ऐसा क्यों किया, आपको ये हेल्प चाहिए, मैं ऐसे दे देता हूँ। मगर यही काम अगर आपके 2000 लोगों में हो या 500 लोगों में भी हो, तो इट्स अ डिफिकल्ट जॉब टू डू। तो ये इनकी अहमियत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जरूर बढ़ जाएगी, मगर जरूरत तो हर ऑर्गेनाइजेशन की है। आई होप कि ये यानी इसने क्लियर किया है जो आप पूछ रहे थे। ओके, तो अब एक काम करते हैं कि अब हम देखते हैं कि अब ये सीओई को सेटअप कैसे करें। अच्छा, ऑब्वियसली माइक्रोसॉफ्ट को भी अंदाजा है कि ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो इतने आसान नहीं होते। तो उसके लिए हमने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ इंजीनियरिंग्स, माइक्रोसॉफ्ट ने एक पूरी सीओई की किट अनाउंस की, जो कि अब तो काफी मेरे ख्याल में तकरीबन साल भर पुरानी हो चुकी है, ईयर ओल्ड बेबी नाउ। इस किट का मकसद ही ये है कि ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो अपना टाइम इस बात को समझने में ना जाया करें कि कैसे करना है, बल्कि हम तो स्पीड को चेस कर रहे हैं, राइट? तो हमें तो स्पीड चाहिए हर चीज में। तो वो स्पीड प्रोवाइड कर सकें कि आपके पास एक रेडी टू यूज, वही आपके जो मेन एरियाज हैं, स्ट्रेटेजी, एडमिन, नर्चर, यूजेबिलिटी और यूजर सपोर्ट, या जो वही आपके पास 3 E's हैं, इवेल्युएट, स्टैब्लिश एंड एम्ब्रेस, उन सबको एक साथ रख के हम एक ऐसी किट अपनी यूजर्स को प्रोवाइड कर सकें जो कि वो आसानी से सेटअप करें, अडॉप्ट करें, और फिर उसके हिसाब, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की नीड, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से उसकी नमक मिर्च जो है वो सेट कर लें कि क्या चीज चाहिए, क्या नहीं चाहिए, किस पे हमें फोकस करना है, किस पे नहीं करना है। मगर ये एक बड़ा आसान सा और बड़ा इमीडिएट स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेप है। बिफोर कमिंग टू दिस सेशन, मैंने दोबारा इस किट को बिल्कुल नए सिरे से सेटअप किया, और मुझे इसको सेटअप करने में तकरीबन आधा घंटा लगा। यानी जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप अपने आप को स्विच ऑफ करके स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया कि ये क्या कहता है, क्या करता है, और अगर क्या मैं उसको अगर हुर्फ ब हुर्फ यानी चलता चला जाऊं तो क्या मैं वहां तक पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा। तो वो स्टेप बाय स्टेप मैंने किया, और आधे घंटे के अंदर ये पूरा सेटअप मेरे इन्वायरमेंट में हो गया था। तो इस कॉल के बाद ऑफ कोर्स आई विल शेयर द लिंक, ये आप लोग जरूर इस किट के जाइएगा और जाके एक इन्वायरमेंट क्रिएट करके उसके ऊपर ये सारे एक्सपेरिमेंटेशन जरूर कीजिएगा। तो जब मैंने इस स्टार्टर किट को देखा, यहाँ पे इसने क्या नाम है, इमीडिएटली एक मुझे यहाँ एक लिंक दिया हुआ है टू डाउनलोड। तो जब मैं इसे डाउनलोड करता हूँ तो कुछ इस तरह का पैकेज मेरे पास आ जाता है सीओई स्टार्टर किट का। इस पैकेज के अंदर कुछ मैनेज सॉल्यूशंस हैं। अगर आप डायनामिक्स से वाकिफ हैं, अगर आप पावर ऐप से वाकिफ हैं, तो आपको अंदाजा होगा मैनेज एंड मैनेज सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो डिफरेंट, और अगर आप नहीं भी हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जो है स्टेप जो है वो ऐसे बताए गए हैं जैसे कि जिसको, किसी को कोई बैकग्राउंड ना भी हो तो वो भी कर सके। तो ये वेरियस सॉल्यूशंस हैं और अपने एरियाज में हैं। देखें आप, ऑडिट का कंपोनेंट है, कोर कंपोनेंट है, नर्चर का है, थीमिंग का है। और उसके बाद जब मैं ये सेटअप कर देता हूं तो जो एंड रिजल्ट आता है वो कुछ इस तरह आता है कि मैंने एक अपनी एक सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट बना ली, जिसे मैंने अपना सीओई का नाम दे दिया। और उस एनवायरनमेंट के अंदर कुछ एप्स बन गई, और कुछ यूज क्या नाम है, एप्स बन गई, जो हम देखेंगे अगले कुछ मिनटों में कि वो ईच ऐप को क्या करती है और उसमें कौन सी क्रिटिकल ऐप है। और इसके अलावा जो सोल्यूशन है उसमें कुछ यानी फ्लोज हैं जो क्रिएट हो गए। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो काफी सारे फ्लोज हैं, ये क्रिएट हो गए, जो कि अपना अपना काम या डेटा कैप्चर जो करना है मुख्तलिफ इन्वायरमेंट से वो करते रहते हैं।
अच्छा, अब जब ये एप्स क्रिएट हो गई तो सबसे इम्पोर्टेंट ऐप जो यहाँ आपके पास आ जाती है वो है माइक्रोसॉफ्ट पावर प्लेटफॉर्म एडमिन व्यू। अच्छा, ये एडमिन व्यू जो है वो आपका जो एडमिन डॉट पावर प्लेटफॉर्म डॉट कॉम में व्यू आता है उससे ज़रा मुख्तलिफ है। अच्छा, वो अगर मैं साथ साथ एक काम करूँ वो भी आपको दिखा दूँ यहाँ पर, स्पेशली फॉर पीपल हु हैव नॉट सीन इट बिफोर। तो एडमिन सेंटर जो है ये मेरा कॉन्फ़िगरेशनल पैनल है, राइट? कि इधर तो आईटी और का एक्सेस होना ही चाहिए, यानी मैं ये नहीं चाहूंगा कि कभी बिजनेस यूजर्स को ये एक्सेस हो, मगर साथ साथ पावर प्लेटफॉर्म तो कहता है कि डेमोक्रेटाइज करो, सबको लेकर आओ। तो इसलिए ये वो फीचर्स जो आप एडमिन सेंटर में कर सकते हैं वो उससे ये ऐप थोड़ी मुख्तलिफ है। एडमिन सेंटर में जैसे अगर मैं एनालिटिक्स में देखूं तो मुझे पावर एप्स की काफी अच्छी एनालिटिक्स मिल जाती हैं, मगर ये एक खास किस्म के यूजर ग्रुप, ये आईटी बैक ऑफिस यानी उनके लिए ही एक यूजर ग्रुप के लिए एक्सपीरियंस है, और उन्हीं के लिए ये यानी उन्हीं के लिए कारआमद भी है। उनके अलावा जो है ये किसी के लिए कारआमद नहीं है, और ना ऑर्गेनाइजेशंस इसका यानी आसान काम समझेंगी इसको डिप्लॉय करने या यानी शेयर करने में। ऑफ कोर्स करना भी नहीं चाहिए। अच्छा, इसीलिए हम यहाँ जाएंगे और देखेंगे पावर प्लेटफॉर्म एडवेन्यू में ये क्या कर रही है कि जो हमारे तमाम वही क्वेश्चंस थे कि यार कौन यूज कर रहा है, कब यूज कर रहा है, किस एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसको उसको तमाम उन तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स हमें बड़ी आसानी से एक मॉडल ड्रिवन ऐप के अंदर दिखा देगा। जो और अगेन इट्स अ मॉडल ड्रिवन ऐप, तो मतलब ये कहने की जरूरत नहीं होना चाहिए कि आप भी इसको अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर और कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं इसको देखूं तो इसका एक डैशबोर्ड है जिसमें इमीडिएटली मुझे मेकर्स पता चल रहे हैं कि जी कौन से ऐसे यूजर्स हैं जो कि बहुत ज्यादा एप्स बनाते हैं। तो इधर यहाँ पे ऑफ कोर्स मैं ही सारी एप्स बना रहा हूँ, तो सिस्टम एडमिन की एप्स बनी हुई हैं। कुछ स्पेंसर लो के नाम से एक साहब हैं, उनकी एप्स हैं जिन्होंने एप्स बनाई हुई हैं। किस इन्वायरमेंट में, अगर आपने यहाँ नोटिस किया हो तो मेरी इस इन्वायरमेंट या इस सेटअप में काफी सारी इन्वायरमेंट्स बनी हुई हैं जो टेस्टिंग के लिए मैं यूज करता रहता हूँ। तो किस एनवायरनमेंट में क्या चीज चल रही है, कितनी एप्स हैं, कितने फ्लोज हैं, वो उन सबको यहाँ पे उसने मुझे एक ही व्यू में जो डेस्कटॉप का या डैशबोर्ड का काम है वो उसने करके दिखा दिया और बता दिया कि जी ये सब हो रहा है यहाँ पर, ये सारी एप्स हैं, ये सारे फ्लोज हैं। अब इट डिपेंड्स ऑन मी कि ये मुझ पे मुनहसिर करता है कि मैं आगे क्या करना चाहता हूँ, इस इंफॉर्मेशन को मैं किस तरह, इस इंसाइट्स को मैं किस तरह यूज करूँ और आगे यूटिलाइज करूँ। सिमिलरली अगर मैं चाहूं तो मैं यहाँ ये देख सकता हूँ कि कौन कौन से जो है वो इस प्लेटफॉर्म के यूजर्स हैं जो कि एक्टिव हैं, कौन कौन से यूजर्स हैं जिन्हें मैंने मेकर का रूल दिया है, दैट इज कि ये लोग ऐप बना सकते हैं, फ्लो बना सकते हैं। ये सिर्फ यूजर्स नहीं है बल्कि साथ साथ उसको एप्लीकेशन को यूज भी कर सकते हैं। और फिर जो क्वेश्चन हमारे स्पेशली आईटी कंप्लायंस वालों के दिलों में होते हैं, और वो जरूर होते हैं और सही भी होते हैं, कि ये एप्स हैं तो कौन सी ऐप में क्या है भाई, कौन किसने क्या बना दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक ऐप है इमेज कैप्चर की, बल्कि ये फ्लो टेस्ट ऐप में ले लेता हूँ। तो अगर ये ऐप बनी हुई है तो इस ऐप को बगैर खोले एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, एज ए सीओई पर्सन, मुझे ये एक्सेस होना चाहिए कि इसमें कौन से कनेक्टर यूज हो रहे हैं। तो अगर कोई ऐसा कनेक्टर है जो मैं नहीं चाहता या जो मैंने गलती से डीएलपी में नहीं डाला था और वो कनेक्टर यूज कर रहा है कोई, लेट्स से हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई इंस्टाग्राम का कनेक्टर यूज करना शुरू कर दे, ट्विटर का कनेक्टर यूज करना शुरू कर दे, तो हमें तफ्तीश तो होगी ना कि भाई ये क्यों यूज कर रहा है, इसका क्या बिजनेस पर्पस है, यानी उसकी वैलिडेशन क्या है। तो हम जो है उसको आप अगर यहाँ देखें तो बिजनेस प्रोसेस भी चला सकते हैं कि जी हम कह सकते हैं कि जी ये तो कुछ गड़बड़ है, हमें ये ऐप डिसेबल करना पड़ेगी, उनसे पूछना पड़ेगा, और हम क्रिटिकल मार्क कर दें कि जी ये तो यानी कुछ गड़बड़ है, हमें इसको सही करना है, हमें पता करना है कि ये क्या है, क्यों है, ये ऐप कौन लोग यूज कर रहे हैं, किन के साथ शेयर हुई हुई है, वो सारी डिटेल, कब बनी, कैसे बनी, ये सारी डिटेल। और अगर आप ऑडिट को भी इसके इनेबल कर दें, जो मैं इसने इस इन्वायरमेंट में नहीं किया है, तो वो आपको तो इस हद तक डिटेल देना शुरू कर देता है कि किसने खोली, कब खोली, तो ताकि आपकी तमाम वो जो इंफॉर्मेशन है जो आपको एज अ ऑर्गेनाइजेशन, कंप्लायंस टीम, मैनेजमेंट टीम चाहिए हो, वो आपको मिलती चली जाती है। और साथ साथ आपको एक प्लेटफॉर्म भी मिल जाता है जहां पे यूजर्स आके ये कह सकते हैं कि भाई मेरा ये बिजनेस यूज केस है, मुझे ये ऐप बनानी है, अब बताओ क्या करें, इस ऐप के लिए मुझे ये कनेक्टर चाहिए, ये कनेक्टर इनेबल करके दो। तो वो सारे आपके पास यानी ऑर्गेनाइजेशन के एक व्यू में ये सारे मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। यावर जब 5 मिनट रह जाएं तो प्लीज मुझे जी बताइएगा। अदिल, अभी हमारा टाइम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन मुझे भी, मे भी हम अच्छा, इसे कंटिन्यू कर सकें। मुझे जस्ट चेक कर लेने दें। नेक्स्ट स्पीकर, अभी तक मुझे उनसे कनेक्ट नहीं मैं कर पाया, उन्होंने अभी तक रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो आई तो कैन सी अर्पित इधर है। मैं अगर एक काम करता अर्पित, कैन यू प्लीज हूँ, कंटिन्यू इन्फॉर्म जब आप आर देयर? बोलेंगे मैं रुक जाऊँ। Hey, I Iqbal, Arpit is this side. ओके, I am already joined.
That's great. Yeah. Adil bhai, can you please wrap it in 5 minutes, please? बिल्कुल 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 बिल्कुल। Thanks. Thanks, sir. तो ये एक किट में मुझे सॉल्यूशन भी मिल गया, मुझे प्लेटफॉर्म भी मिल गया, साथ साथ उसी किट का एक डैशबोर्ड है जो कि आपको वही सब स्टेजेस को मैनेज करने के लिए दे देगा। एक और ऐप जो मैं चलते चलते जरूर इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा वो है डेवलपर कंप्लायंस ऐप, जो आपको इमीडिएटली कंप्लायंस इश्यूज बता देती है, क्या इसमें इश्यूज हैं नहीं है, फ्लैग कर देती है ऐप में भी, फ्लोज में भी। तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा एज अ सीओई ऑर्गेनाइजेशन के भाई किधर मुझे तवज्जो देनी है किधर नहीं देनी। So if I quickly wrap up this session, so let me just quickly share this screen. तो अडॉप्टिंग कल्चर, अरे ये कहाँ आ गया, मैं तेजी से चला जाता हूँ वहां पर। हाँ जी, तो पोस्ट दिस सेशन, इस सेशन के बाद मैं जरूर सबको इनकरेज करूंगा कि वो पावर प्लेटफॉर्म की ये स्टार्टअप किट को एक्सप्लोर करें। इसके लिए सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट चाहिए, उसमें डिप्लॉय करें स्टार्टअप किट को और स्टार्ट यूजिंग इट एंड एस्टेब्लिशिंग इट। इसमें कुछ प्रोसेस हमने नहीं टच किए, जैसे कि जो अडॉप्शन और नर्चरिंग के प्रोसेस हैं। तो ये आपको एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म मिल रहा है, एक गाइडेंस मिल रही है जिसमें आप जो है वो इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। Let me quickly share my screen back. Okay. तो ये कुछ एक्सेस हैं जो आप लोग जरूर ब्राउज करिए, इनसाइट्स के ऊपर जाइए और जाके और पढ़िए, और लिंक्डइन के ऊपर मेरी डिटेल्स अवेलेबल हैं। अगर कोई और इंफॉर्मेशन हेल्प चाहिए हो तो आई विल बी हैप्पी टू सपोर्ट एंड प्रोवाइड। एंड थैंक यू सो मच एंड अपॉलॉजीज फॉर एक्सटेंडिंग इट अ लिटिल। बैक टू यू यावर।